नमस्कार। इस विश्लेषण में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। हम उन सभी जरूरी बातों को कवर करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतने ही जरूरी सवाल से। ये सवाल एग्जाम्स में समझिए बार बार पूछा जाता है। सवाल ये है कि जब हमारा संविधान बना था, यानी मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? सही जवाब है 8। जी हाँ, ओरिजिनल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। ये नंबर बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो वो तो थी तब की बात जब संविधान लागू हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि आज इतने सारे संशोधनों के बाद स्थिति क्या है? और आज ये संख्या बढ़कर हो गई है 12। मतलब साफ है कि 4 नई अनुसूचियां बाद में जोड़ी गईं। ये क्यों जोड़ी गईं और कब, ये समझना बहुत जरूरी है और इसी पर हम आगे बात करने वाले हैं। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो अनुसूचियां जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। देखिए, वैसे तो पहली 6 भी इंपॉर्टेंट है ना? जैसे पहली राज्यों के बारे में, दूसरी वेतन, तीसरी शपथ और चौथी राज्यसभा की सीटों के बारे में। पर असल में जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। ये सवाल भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की बिल्कुल जान है और इसीलिए ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इसका सीधा सा जवाब है 7वीं अनुसूची। इसी में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 सूचियां हैं। संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जो राज्यों के लिए है, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो जाहिर है संविधान में भी इसका खास जिक्र होगा। तो बताइए, वो कौन सी अनुसूची है? जी, ये है 8वीं अनुसूची। इसी में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं का जिक्र है। ये नंबर याद रखिएगा, 22 भाषाएं। भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा और हमेशा चर्चा में रहने वाला मुद्दा है, तो जाहिर है एग्जाम के लिए भी ये उतना ही जरूरी हो जाता है। और इसका सही जवाब है 10वीं अनुसूची। इसे 1985 में लाया गया था। इसका मकसद था सांसदों और विधायकों के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने पर रोक लगाना, ताकि सरकारें स्थिर रह सकें। चलिए, अब जरा उन 4 अनुसूचियों पर नजर डालते हैं जिन्हें मूल संविधान बनने के बाद अलग-अलग संशोधनों के जरिए इसमें शामिल किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बदलाव कैसे और कब हुए। सबसे पहले 1951 में 9वीं अनुसूची आई, फिर एक लंबे गैप के बाद 1985 में 10वीं, और फिर 1992 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ जब 11वीं और 12वीं अनुसूची एक साथ जोड़ी गईं। तो जो 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई, उसका एक खास मकसद था। वो ये कि उस समय के जो भूमि सुधार कानून थे, उन्हें अदालत में चुनौती न दी जा सके, यानी उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। और फिर 1992 में जो 11वीं और 12वीं अनुसूचियां आईं, उन्होंने तो लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत कर दिया। 11वीं अनुसूची पंचायतों को, यानी ग्रामीण स्थानीय सरकारों को शक्तियां देती है, और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं को, यानी शहरी स्थानीय सरकारों को शक्तियां देती है। तो चलिए, अब सब कुछ समेटते हैं और उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, एक तरह से फाइनल रिवीजन। और ये रहा एक गोल्डन टिप। समझिए, ये परीक्षा के लिए रामबाण है। सबसे ज्यादा सवाल आते हैं 7वीं अनुसूची से, यानी शक्तियों के बंटवारे से, और 10वीं अनुसूची से, यानी दल बदल विरोधी कानून से। हाँ, 8वीं अनुसूची भी, जिसमें भाषाएं हैं, बहुत जरूरी है। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। 7वीं अनुसूची मतलब शक्तियों का विभाजन, 8वीं मतलब भाषाएं, 10वीं यानी दल बदल विरोधी कानून, 11वीं पंचायतों से जुड़ी है और 12वीं नगर पालिकाओं से। बस हर अनुसूची को उसके मुख्य विषय से जोड़कर याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के भारत के संदर्भ में आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी अनुसूची है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है और उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।